चलिए, हमारे टैली का जो सीरीज चल रहा है उसका दूसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा टैली में जो टर्म यानी टैली में जो शब्द यूज होते हैं उन सारे शब्दों के बारे में बताऊंगा। देखिए, यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि भैया व्यूज क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, चैनल मोनेटाइजेशन क्या होता है। अगर आप क्रिकेटर है तो आपको पता होना चाहिए कि क्लीन बोल्ड क्या होता है, कॉटन बोल्ड क्या होता है, एलबीडब्ल्यू क्या होता है, हिट विकेट क्या होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप कंप्यूटर में टैली अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं तो अकाउंट से रिलेटेड जो भी टर्म है, जो भी शब्द है, आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये शब्द पता नहीं होगा तब तक आप अच्छे से अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, टैली में जितने भी ट्रांजैक्शन में जितने भी वर्ड, जितने भी टर्म यूज होते हैं उनको अलग अलग उनके नेचर के हिसाब से 3 कैटेगरी में उसे बांट दिया गया है। सबसे पहला है रिकॉर्ड्स, दूसरा है ट्रांजैक्शंस और तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी टैली में मेन जितने भी टर्म हैं उसको 3 अलग अलग उसके नेचर के हिसाब से बांट दिया गया, रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है ये समझिए। रिकॉर्ड्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एसेट्स, फिर दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे लायबिलिटीज, फिर तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे इक्विटी, फिर चौथे नंबर पे पढ़ेंगे एक्सपेंसेस, 5वें नंबर पे रेवेन्यू, फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्टॉक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जर्नल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे लेजर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कैपिटल और फिर उसके बाद पढ़ेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये जो कैटेगराइज किया गया है इसका उद्देश्य क्या है। यहां पे कह रहा है कंपनीज मस्ट आइडेंटिफाई ये क्लियर अप्रोच टू रिकॉर्ड कीपिंग बिफोर दे बीइंग द अकाउंटिंग प्रोसेस। दे हैव टू सेट अप सम बेसिक अकाउंट्स इन विच टू स्टोर इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स फॉल इनटू द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं। कोई भी कंपनी अपने फ्यूचर में होने वाले अकाउंटिंग को अच्छे से कर सके, आसानी से खोज सके, अच्छे से इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सके, उसके लिए उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देता है। अब जिस हिसाब का, जिस नेचर का जो टर्म होता है उसे उसके हिसाब से अकाउंटिंग के टर्म में डाला गया है। उसी चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, यहां इसी चीज को कह रहा है कि लेखांकन यानी अकाउंटिंग, लेखांकन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कंपनियों को रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड मतलब समझ रहे हो आप, जैसे किससे कितना पैसा लिया, किसको कितना पैसा दिया। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो आप लोग देखते होंगे जब बल्लेबाज चौका मारता है, छक्का मारता है तो उसका रन जो है बढ़ते जाता है। यहाँ पे क्या है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। वैसे तो पता ही नहीं चलेगा कि भैया किसी टीम का कितना रन हुआ, किसी क्रिकेटर का कितना रन हुआ, कौन सा क्रिकेटर कितना विकेट लिया। तो उसी तरह से जिस तरह से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार अकाउंट में भी हम किस व्यक्ति से कितना पैसा लिए, किस व्यक्ति को कितना पैसा दिए, इन सारे चीजों को जो दर्ज करते हैं, लिखते हैं, इसी को बोलते हैं रिकॉर्ड करना। तो लेखांकन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कंपनियों को रिकॉर्ड रखने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण की पहचान करनी चाहिए। उन्हें कुछ बुनियादी मतलब बेसिक बुनियादी खाते स्थापित करने होते हैं जिनमें जानकारी संग्रहित की जाती है। खाते निम्नलिखित वर्गीकरण में आते हैं। देखिए, कुछ बेसिक टर्म अकाउंटिंग का कुछ बेसिक खाता बनाया जाता है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन को रखा जाता है रिकॉर्ड करके, ताकि बाद में हम उस इंफॉर्मेशन को वहां से देख सके। जिसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एसेट्स। हम लोग सबसे पहला जो टर्म यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है समझिए। एन एसेट्स इज ए रिसोर्स विथ इकोनॉमिक्स वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन और कंट्री owns or control with the expectation that it will provide a future benefit। देखिए, इस चीज को अच्छे से समझिए। किसी व्यक्ति का संपत्ति क्या होगा, किसी कंपनी का संपत्ति क्या होगा, किसी कंट्री का संपत्ति क्या होगा, और ये संपत्ति लोग क्यों रखता है, इसका यूज कहां होता है। तो देखिए, कोई कंपनी अपने व्यापार में संपत्ति लगाता है ताकि हम फ्यूचर में उससे पैसा अर्न कर सके। कोई इंडिविजुअल अपने पास संपत्ति इसलिए रखता है कि वो फ्यूचर में उसका फायदा उठा सके। कोई कंट्री अपने पास संपत्ति इसलिए रखता है ताकि वो फ्यूचर में उससे बेनिफिट ले सके। एसेट्स आर रिपोर्टेड
on a company's balance sheet and are bought or created in increase a firm's value or benefit the firm's operation। देखिए हमारा जो एसेट्स होता है किसी भी कंपनी का, जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जो जितने भी कंपनी में रिपोर्ट्स होते हैं वो बैलेंस शीट के द्वारा दिखाया जाता है। तो किसी भी कंपनी का कितना एसेट्स है वो बैलेंस शीट पे दिखाया जाता है। कंपनी में जब हम कोई माल खरीदते हैं, कोई गुड्स को, किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, वो भी मेरे एसेट्स में ऐड होते जाता है। और जैसे जैसे हम, हो सकता है कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही तो वो भी एसेट्स क्रिएट करता है। तो कंपनी में जितने भी सामान, जितने भी वस्तु जो व्यापार के संचालन के लिए लगाया जाता है वो कंपनी के लिए एसेट्स हो गया। हमारे कंट्री को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जितनी भी वस्तुएं यूज होते हैं वो हमारे कंट्री का एसेट्स हो गया। किसी व्यक्ति के नॉर्मल जीवन यापन के लिए, उसके सुख सुविधा के लिए जितने भी वस्तुएं हैं वो उसके लिए एसेट्स होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि एसेट्स होता क्या है। व्यापार, मैं यहाँ पे अकाउंट पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको व्यापार यानी ट्रेड के हिसाब से पढ़ाऊंगा। व्यापार में व्यापार संचालन करने के लिए जो भी वस्तु यूज होता है, जो भी वस्तुएं यूज हो रहे हैं जिससे हम फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं, जिसका हमें फ्यूचर में लाभ मिलेगा, ये हमारे लिए एसेट्स होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं अपने संस्था का। मेरे बुलसाई एडवेंचर संस्था में क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे मेरा बिल्डिंग लगा हुआ है, मेरा कंप्यूटर लगा हुआ है, मेरा यहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल लगा हुआ है, मेरा यहाँ पे पोडियम लगा हुआ है, फॉल सीलिंग लगा हुआ है, और इतना ही नहीं, बैठने के लिए सोफा लगा हुआ है, बच्चों के बैठने के लिए चेयर लगा हुआ है। ये सब क्यों लगा? ये सब इसीलिए लगा कि एक बार अगर हम इस संपत्ति को लगा दें तो इससे लंबे समय तक हमारे संस्था को आय होता रहे। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि ये जो भी वस्तुएं लगे हैं इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में कई वर्षों तक मिलता रहे। तो कोई भी व्यापार में, कोई भी बिजनेसमैन या किसी भी कंपनी में कोई भी ओनर कोई भी एसेट्स इसीलिए लगाता है कि उस एसेट से हम लंबे समय तक पैसा अर्न कर सके। तो व्यापार संचालन में जितने भी वस्तुएं जो हमें आय अर्जित करने में सहायता देती है उस वस्तु का यूज हम अपने व्यवस्था में, अपने व्यवसाय में करते हैं और उस सारे वस्तु को हम एसेट्स यानी संपत्ति कहते हैं। ये तो चीज क्लियर हो गया। अब जो ये एसेट्स है इसको कई भागों में बांटा गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स? संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले मैंने आपको क्लियर किया कि संपत्ति होता क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट्स इन अकाउंटिंग, जब मैं एसेट्स के बारे में बात करता हूं अकाउंटिंग में, लेखांकन में, वी आर जनरली रेफरिंग टू 6 डिफरेंट कैटेगरी। तब हम जनरली पाते हैं कि इसके 6 कैटेगरी होते हैं। अब वो 6 कैटेगरी कौन कौन सा है, किस किस कैटेगरी में बांटा गया है, इन सारे चीजों को हम कवर करते हैं। जिसमें सबसे पहला है करेंट एसेट्स, दूसरा है फिक्स्ड एसेट्स, तीसरा है टेंजिबल एसेट्स, चौथा है इंटेंजिबल एसेट्स, पांचवा है ऑपरेटिंग एसेट्स और छठा है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अब इन सारे 6 जितने भी एसेट्स आप देख रहे हैं इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। कह रहा है, यहां पर एक नोट दिया गया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। योर प्रॉपर्टी कैन बिलोंग टू सेवरल कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, ए बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। आपका जितना भी संपत्ति है, इन सारे संपत्ति को, अलग अलग प्रकार के संपत्ति को कुल मिलाकर 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। अब आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, जनरली हम लोग एसेट्स को पहले 2 भागों में बांटते हैं। एसेट्स को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा करेंट एसेट्स और दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले जनरली 2 भागों में बांटा जाता है, पहला करेंट एसेट्स और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स।
अब हम लोग जानते हैं सबसे पहला कि करेंट एसेट्स क्या होता है। तो इसको ऐसे समझिए, वैसा संपत्ति जो आसानी से 1 साल के अंदर कैश में बदला जा सके उसे हम बोलते हैं करेंट एसेट्स। वैसा संपत्ति जिसे आसानी से कैश में बदला जा सके उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स। अब भैया ऐसा क्या संपत्ति है? तो सबसे पहले तो हो गया मेरा कैश। कैश तो ऑलरेडी कैश है ही, तो ये कैश जो होता है ये होता है करेंट एसेट्स। दूसरा, अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक में आपका पैसा है, उसको आप जब चाहो तब आप उसको निकाल सकते हो, तो वो आपका कैश है और कैश के रूप में जब चाहो आपके बिजनेस में वो आ सकता है। तो जो बैंक में आपका डिपॉजिट है, बैंक में जो आपका अमाउंट डिपॉजिट है, वो डिपॉजिट अमाउंट भी आपका कैश के रूप में ही है, वो भी हो जाएगा आपका करेंट एसेट्स। अब तीसरा है आपका डेटर। डेटर क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में भी बताता हूं, आगे डिटेल में बताऊंगा। यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से उधार माल मैंने बेचा था तो उससे मुझे पैसे प्राप्त होने हैं, तो जिस व्यक्ति से मुझे पैसे लेने होते हैं वो हमारे लिए डेटर कहलाता है। तो जो डेटर है वो तो मुझे पैसा देगा, और जो पैसा देगा वो कैश में देगा, तो कैश क्या होगा? करेंट एसेट्स। यानी जो हमारा डेटर है उससे जो पैसा मुझे प्राप्त होगा ये भी मेरे लिए हो जाएगा करेंट एसेट्स। चौथे नंबर पे मैं बात करता हूं स्टॉक। अब सपोज करो कि किसी दुकानदार के पास कोई बुक है। अब बुक है तो वो जब बेचेगा उसको तुरंत उसी समय वो बुक बेचने के बाद उसे कैश प्राप्त हो जाएगा। तो वो जो स्टॉक है बेचने के समय 1 साल के अंदर में ही बेचेगा वो, और 1 साल के अंदर में उसे कैश में वो स्टॉक को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जो स्टॉक हो गया, ये जो कैश हो गया, ये जो बैंक में उसका पैसा जमा है, या फिर उसका जो डेटर है जिससे उसे पैसे लेने हैं, ये हो जाएगा आपका करेंट एसेट्स। जिसे आसानी से 1 साल 1 ईयर 1 साल के अंदर में कैश में बदला जा सके, इसे हम बोलते हैं करेंट एसेट्स। अब आइए, दूसरा होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। वैसा संपत्ति जो व्यापार में लंबे समय तक व्यापार संचालन करने के लिए लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि कोई बिल्डिंग लगाया। अब कोई बिल्डिंग अगर व्यापार में लगाया तो बिल्डिंग एक बार बना दिया, अब उससे लंबे समय तक उसे आय का स्रोत बना हुआ है, तो लंबे समय तक उसे आय हो रहा है, तो बिल्डिंग क्या होगा? बिल्डिंग हो जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि एक बार अगर बिल्डिंग बना देता है लोग तो उससे लंबे समय तक उसे पैसे का आय बन जाता है और वो लंबे समय तक हमारे व्यापार में प्रयोग किया जाता है। बिल्डिंग हो गया, उसके बाद हुआ फर्नीचर। जैसे सपोज करो कि मैं अपने संस्था में बच्चों के बैठने के लिए टेबल बनवाया, तो ये टेबल बनवाया, एक बार बनवाया, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे सालों साल तक मिलेगा। तो ये जो मैंने टेबल लगाया, ये टेबल हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये टेबल हमारे लिए, ये फर्नीचर जो है ये हमारे लिए हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि हम जो टेबल बनाए 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा। एक बार मैंने टेबल बना दिया, लगा दिया, तो इससे सालों साल तक मुझे आय प्राप्त होता रहेगा। उसी तरह से जैसे सपोज करो कोई स्कूल चला रहा है, तो स्कूल में बच्चों को आने जाने के लिए स्कूल वाला जो है बस का इंतजाम किया, बस। तो ये बस जो है व्हीकल, ये बस उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो उसने खरीदा, ये बस हो जाएगा फिक्स्ड एसेट। क्योंकि ये जो एक बार बस खरीदेगा इससे लंबे अवधि तक इस बिजनेसमैन को लाभ यानी आय आता रहेगा। यानी सिंपल एक शब्द में समझिए, वैसा संपत्ति जिसे 1 साल के अंदर में कैश में बदला जा सके, ये होता है करेंट एसेट्स। और वैसा संपत्ति जो हमारे व्यवसाय में लंबे अवधि तक रहता है और जिसको हम अपने व्यवसाय में एक बार लगाकर उससे बार बार आय अर्जित करते हैं, लंबे समय तक आय अर्जित करते हैं, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ये हुआ आपका पहला आधार हमारा एसेट्स का 2 टाइप। अब आइए, दूसरा होता है, दूसरा जो हम लोग प्रकार पढ़ेंगे वो क्या होगा? अब
बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। यहां पे जो हमारा एसेट्स होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक का नाम है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और दूसरा होता है नॉन टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स। हिंदी में इसे बोला जाता है मूर्त वास्तविक खाता। मूर्त वास्तविक खाता नहीं, मूर्त संपत्ति बोलते हैं एक्चुअली, और इसे बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति यानी टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अब समझिए, सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? वैसा संपत्ति जिसे देखा या छुआ जा सके। वैसा एसेट जिसे देखा या छुआ जा सके उसे बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, और वैसा एसेट जिसे देखा या छुआ ना जा सके उसे बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अब बात आती है कि वैसे कितने एसेट्स है जिसे देखा या छुआ जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ जो फर्नीचर लगा है मैं उसे आसानी से छू सकता हूं, तो फर्नीचर हो जाएगा आपका टेंजिबल एसेट्स। ये बिल्डिंग, इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये बिल्डिंग हो जाएगा आपका टेंजिबल एसेट्स। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर होगा मशीन। इस मशीन को मैं आसानी से टच कर सकता हूं, छू सकता हूं, तो मशीन हो जाएगा टेंजिबल एसेट्स। कैश, कैश को भी मैं छू सकता हूं, टच कर सकता हूं, ये हो जाएगा टेंजिबल एसेट्स। यानी वैसा स्टॉक को भी मैं छू सकता हूं, स्टॉक भी हो जाएगा टेंजिबल एसेट्स। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, लैंड, प्लांट, वैसा संपत्ति जिसे हम आसानी से देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसे बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। अब बात आती है इनटेंजिबल एसेट्स की। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स तो समझ गए होंगे। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए। टेंजिबल, कैश, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा, यानी जिसे देखा या छुआ जा सके, ये सब होता है टेंजिबल एसेट्स। अब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स की। इनटेंजिबल एसेट्स, वैसा संपत्ति जिसे देखा या छुआ न जा सके उसे बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अब ऐसा कौन सा संपत्ति है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं गुडविल। गुडविल का हिंदी होता है ख्याति। गुडविल क्या होता है? जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति का गुडविल होता है, किसी बिजनेसमैन का गुडविल होता है। जैसे बुलसाई हमारा संस्था है, तो बुलसाई में पढ़ाई अच्छा होता है, और जो स्टूडेंट यहां पढ़ते हैं या जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अब आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अब आप अपने माध्यम से 10 लोगों को और बताएंगे, या हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं अपने परिवार को जोड़ेंगे। लेकिन क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि मेरा जो संस्था है ये लोगों को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारा जो संस्था है इसका अच्छा सर्विस देना ये हमारे संस्था के लिए गुडविल है। मेरे अच्छे सर्विस देने के दम पे ही हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं। उसी तरह से सपोज कीजिए किसी दुकान पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन उसका एक दुकान होगा फिक्स, वहीं पे जाकर वो प्रोडक्ट परचेज करता है। क्यों? क्योंकि उसे उस दुकान पे, उस शॉप पे ट्रस्ट होता है कि मुझे ये जो प्रोडक्ट देगा ये प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा, कम पैसों में देगा। तो वो दुकानदार, वो जो कस्टमर है वो उस दुकान का बन जाता है। तो उस दुकान के लिए क्या है? गुडविल है। यदि आप इंडिविजुअल है
और आपके नाम पे कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ पैसे उधार दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पे, ये आपके लिए गुडविल है। तो गुडविल जो है ये क्या है, अच्छाई तो है, लेकिन गुडविल कैसा होता है हम देख नहीं सकते हैं, गुडविल को छू नहीं सकते हैं, गुडविल को टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारे व्यापार में एसेट्स के रूप में, संपत्ति के रूप में काम तो करता है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। तो गुडविल हो जाएगा आपका इनटेंजिबल एसेट्स। उसी तरह से दूसरा होता है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट इसका हिंदी होता है प्रतिलिपि अधिकार। प्रतिलिपि अधिकार। प्रतिलिपि अधिकार कॉपीराइट क्या होता है समझिए। जैसे सपोज करिए कि आपने YouTube पे कोई वीडियो अपलोड करा, ये कंटेंट आपका है, और आपने जो वीडियो अपलोड करा उस कंटेंट को कोई दूसरा व्यक्ति भी YouTube पे अपलोड कर रहा है, तो मेहनत आपका है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको अपलोड करके खुद पैसा ना अर्न करे, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है कॉपीराइट का, कि भाई वो रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे तो आपके अधिकार के बिना, आपके परमिशन के बिना दूसरा व्यक्ति उस कंटेंट को YouTube पे अपलोड नहीं कर सकता है। अगर आपका कोई आइडिया है, आपका कोई विचार है जिसको आपने खुद बनाया है और वो मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉपीराइट। यानी आपके उस कोर्स को कोई दूसरा व्यक्ति या आपके आइडिया को कोई दूसरा व्यक्ति सेल नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, हमारी संस्था बुलसाई में एक कोर्स चलता है कंप्यूटर एक्सपर्ट। इस कंप्यूटर एक्सपर्ट कोर्स को हमारे डायरेक्टर आदित्य बासु सर ने डिजाइन किया है। ये कोर्स हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा डिजाइन किया गया है और ये हमारे संस्था में चल रहा है। तो हमारे संस्था के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति सेम इसी कोर्स को इसी नाम से अगर वो चलाना चाहे और विदाउट हम लोगों के परमिशन के, बिना हमारे संस्था के परमिशन के वो व्यक्ति अगर इस कोर्स को सेम नाम से चलाएगा, तो हम लोग उस पर लीगली एक्शन लेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि इसका मेरे पास कॉपीराइट है। तो वैसा संपत्ति जो आपका विचार है, जो आपका खोज है, जो आपने बनाया है और कोई दूसरा व्यक्ति उसका इस्तेमाल ना करे, उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसे बोलते हैं कॉपीराइट। तो ये मेरे लिए एसेट्स तो है, लेकिन हम इसे देख या छू नहीं सकते। तो ये जो कॉपीराइट है ये हो जाएगा आपका इनटेंजिबल एसेट्स। तीसरा है ब्रांड। ब्रांड आप इसे टीएम समझ लो, ट्रेडमार्क। कोको कोला क्या है, ब्रांड है। कोको कोला का इतना दाम है, कोको कोला का इतना नाम है सिर्फ उसके ब्रांड का। तो उसका जो ब्रांड है, ये ब्रांड क्या है, उसके ब्रांड को हम देखते नहीं है, फील करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा ब्रांड है, वो उसका पहचान है। तो ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड हो गया, ये सब का सब क्या है, संपत्ति तो है, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ये सब हो जाएगा मेरा इनटेंजिबल एसेट्स। यानी कहने का मतलब क्लियर हो गया, जिसे देखा या छुआ जा सके उसे बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट्स, और जिसे देखा या छुआ ना जा सके उसे बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अब इसी चीज को पहला तो आपने देखा कि उसको दो कैटेगरी में बांटा, एक हो गया आपका करेंट और दूसरा हो गया फिक्स। फिर दूसरा आपको जो हो गया टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब आइए तीसरा में भी वही टू टाइप है, एसेट्स को दो भागों में बांटता है। पहला होता है ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स। और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, ये क्या होता है? देखिए हमारा जो संपत्ति है, इस संपत्ति में अब आइए हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले देखिए ये जो एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है। अब इसमें देखिएगा बहुत सारा चीज है जो रिपीट करेगा। अब कैसे करेगा, क्या करेगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। करेंट एसेट्स
वैसा संपत्ति जिसे आसानी से कैश में बदला जा सके वो होता है करंट एसेट्स। जैसे इन्वेंट्री, मेरा जो माल है उसको हम आसानी से कैश में बदल सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, मतलब व्यापार में हमें किसी से जो पैसा प्राप्त होने वाला है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर हो, जैसे कि बैंक में मेरा पैसा है या मेरे हाथ में जो कैश है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन, मैंने किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है, वो मुझे पैसा दे देगा। या प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने पहले ही खर्च कर दिया था, ये सब जो होता है। बिल रिसीवेबल, मतलब बिल किसी से मुझे प्राप्त होने वाला है, ये सब हो गया करंट एसेट्स, यानी 1 साल के अंदर में कैश में बदला जा सकता है। लेकिन दूसरा है नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट, आप समझ लो, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, कोई प्लांट हो गया, कोई इक्विपमेंट हो गया, ये सब होता है आपका नॉन करंट एसेट, जिसका लंबे समय तक व्यापार में यूज होता है, जिसको हम आसानी से कैश में नहीं बदल सकते। दूसरा हुआ आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल, जिसे देखा या छुआ जा सके। जैसे प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, प्लांट को देख सकते हैं, छू सकते हैं, इक्विपमेंट को देख सकते हैं, फर्नीचर को देख सकते हैं, कंप्यूटर को देख सकते हैं, ट्रक को देख सकते हैं, मशीन को देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। ये हुआ टेंजिबल एसेट्स। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड, इस सब को देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, फील किया जा सकता है, और हमारे व्यापार में ये मेरे एसेट्स के रूप में काम करता है, तो ये होता है इंटेंजिबल एसेट्स। अब आइए ऑपरेटिंग एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग एसेट जो नियमित रूप से हमारे व्यवसाय में यूज होता है वो होता है ऑपरेटिंग एसेट। जैसे देखो, ये मार्कर है, ये मेरे व्यापार में नियमित रूप से यूज हो रहा है, ये हो गया ऑपरेटिंग एसेट्स। मेरा ये टीवी है, नियमित रूप से हमारे व्यापार में यूज हो रहा है, ये हो गया ऑपरेटिंग एसेट्स। हमारा लैब में कंप्यूटर लगा हुआ है, ये हमारा नियमित रूप से यूज हो रहा है, इसके बिना मेरा पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ये हो गया ऑपरेटिंग एसेट्स। उसी तरह से मेरा जो है आपको इक्विपमेंट, कंप्यूटर, प्लांट, जिसका नियमित रूप से, जैसे इस बिल्डिंग का नियमित रूप से यूज हो रहा है, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग एसेट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जो नियमित रूप से यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे व्यवसाय में उसका यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति अपने कंपनी के नाम से कुछ फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, तो डेली दिनचर्या में, डेली के रूटीन में वो फिक्स डिपॉजिट काम में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे बिजनेस के में वो पैसा कभी ना कभी काम आएगा और वो हमारे एसेट्स के रूप में काम कर रहा है। तो एसेट्स है लेकिन डेली उसका ऑपरेट उससे नहीं किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। उसी तरह से हो गया गुडविल, पेटेंट, ये डेली हमारा काम नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमारे लिए संपत्ति है, महीने में 2 बार या 4 बार भी उसका यूज हो रहा है, तो एसेट्स है, लेकिन रेगुलर तौर पे उसका यूज नहीं हो रहा है, इसलिए वो हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एसेट्स के जो 6 कैटेगरी है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके अगले टॉपिक को कवर करूंगा।